हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर विकास और अब हम पढ़ रहे हैं ग्रुप 15 एलिमेंट्स की जनरल प्रॉपर्टीज। देखो, इससे पहले की जो वीडियो थी उसमें आपने पढ़ा एटॉमिक रेडियस के बारे में। अब हम पढ़ेंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स में। एक्चुअली पढ़ते हैं कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती क्या है। ये मैंने बनाया एटम। एटम के अंदर ये न्यूक्लियस है और इसके बाहर जो शेल है, सबसे बाहर का जो शेल होता है उसको हम क्या बोलते हैं? आउटर मोस्ट शेल। और आउटर मोस्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन होता है, ये वाला वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट शेल को वैलेंस शेल भी बोलते हैं, वैलेंस शेल। और वैलेंस शेल का जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और वैलेंस शेल में से इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, कम से कम जो एनर्जी चाहिए, दैट इज कॉल्ड द आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो ये जो न्यूक्लियस है ना, ये इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है। वो कम से कम एनर्जी जो इसे चाहिए यहां से रिमूव करने के लिए, दैट इज द आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब पढ़ते हैं कि फैक्टर्स कौन कौन से इफेक्ट करते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी पे। सबसे पहले न्यूक्लियर चार्ज। देखिए, अगर न्यूक्लियस पे चार्ज ज्यादा होगा, लेफ्ट से राइट जाते हुए हम ट्रेंड पढ़ते हैं, लेफ्ट से हम राइट गए, तो जैसे ही लेफ्ट से राइट जाएंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेल में इंक्रीज करेंगे। सबसे ग्रुप 1 जो एलिमेंट था उसमें एक इलेक्ट्रॉन था वैलेंस शेल में, अगले में गए 2, उससे अगले में 3। तो ग्रुप 15 में जाते हुए कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं? तो यहाँ पे प्रोटॉन्स की काउंटिंग भी बढ़ती है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स भले ही इंक्रीज करें बट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी तो इंक्रीज करते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज करेंगे, उन पे होता है पॉजिटिव चार्ज। तो जितने ज्यादा प्रोटॉन्स होंगे उतना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज बनेगा। तो लेफ्ट से राइट जाते हुए न्यूक्लियर चार्ज अगर इंक्रीज होगा तो इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो पावर है न्यूक्लियस के अंदर वो बढ़ेगी। इसका मतलब है कि ग्रुप 14 के कंपैरेटिवली ग्रुप 15 की आयोनाइजेशन एंथैल्पी हाई होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई होगी, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी ज्यादा लगेगी एज कंपेयर टू ग्रुप 14 एलिमेंट्स। ये आपको क्लियर हो गया। अब दूसरा है कि एटॉमिक रेडियस। देखिए, एटॉमिक रेडियस का अगर ट्रेंड हम समझने की कोशिश करें लेफ्ट से राइट जाते हुए, तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है। ये मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था। अब देखिए, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगा लेफ्ट से राइट जाते हुए। अगर एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगा तो इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन है और न्यूक्लियस के बीच के जो डिस्टेंस है वो कम होगा। जितना डिस्टेंस कम होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज्यादा होगा। इट मींस कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी हाई होगी, हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी लो होगी। तीसरा है हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। लेफ्ट से राइट जाते हुए अब ग्रुप 14 में जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है NS2 इसकी होती है NS2 तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है NS2 यानी कि पी शेल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स है, होने कितने चाहिए? पी सब शेल में देखो ये मैंने बना दिया पी सब शेल और इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया। तो पी सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? अब 3 इलेक्ट्रॉन्स है। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 6। तो ये हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हुई, पी ऑर्बिटल की या पी सब शेल की हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हुई। तो ये एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। हाफ फील्ड और फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन स्टेबल होती है, जिसकी वजह से ग्रुप 15 एलिमेंट्स की जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो हाई होगी। चलिए, इससे अगला फैक्टर पढ़ते हैं, पुअर स्क्रीनिंग और शील्डिंग। शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स क्या है? इसको समझने के लिए पहले टॉप टू बॉटम पीरियड ग्रुप 15 में ये समझने की कोशिश करिए कि जैसे ही ऊपर से नीचे जाओगे आप टॉप टू बॉटम, यानी नाइट्रोजन से बिस्मथ तक जाओगे आप, तो क्या होगा? आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होनी चाहिए और डिक्रीज भी होगी, बट जो डिक्रीज है वो कम होगा। अब समझ लेते हैं कैसे। नाइट्रोजन की फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी है 1402 किलोजूल पर मोल, फास्फोरस की है 1012 किलोजूल पर मोल, आर्सेनिक की है 947 किलोजूल पर मोल। ये डिफरेंस आपको कुछ ज्यादा बड़ा नहीं दिखा, लगभग 400 का डिफरेंस है, यानी कि 390 का डिफरेंस है। तो यहां पे जो डिफरेंस है वो कम हो गया, यहां पे आके डिफरेंस और यहां पे आके डिफरेंस जो है वो काफी कम है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जब डी इलेक्ट्रॉन्स एंटर करते हैं, डी सब शेल जब एंटर करता है उसके 10 इलेक्ट्रॉन्स एंटर करते हैं,
तो न्यूक्लियस की तरफ उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती। एक्चुअली होता क्या है कि डी इलेक्ट्रॉन्स जो है, कोई भी इलेक्ट्रॉन है, इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, वो पकड़ कर रखते हैं अंदर के न्यूक्लियस की तरफ, अट्रैक्टेड होते हैं, जिसकी वजह से बाहर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहीं भी जा सके, उनकी तरफ, न्यूक्लियस की तरफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा कम होगा। बट एक्चुअली डी इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऐसा नहीं कर पाते, तो इसीलिए पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है। अब हम पढ़ते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। देखिए, अगर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ तो उसको हम फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोलेंगे, सेकंड इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ तो उसको सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोलेंगे, और अगर थर्ड इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ तो उसको थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोलेंगे। तो पी सबशेल के अंदर या पी ऑर्बिटल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। फर्स्ट रिमूव हुआ, सेकंड रिमूव हुआ, उसके बाद थर्ड रिमूव हुआ। जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो किसी भी एलिमेंट की हमेशा कम होती है। ऐसा क्यों होता है कि एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद पूरे एटम को एहसास होता है कि एक इलेक्ट्रॉन मेरा लॉस हो चुका है, और न्यूक्लियस पे जो चार्ज है वो इंक्रीज होगा। न्यूक्लियर चार्ज जैसे ही बढ़ेगा, बाकी इलेक्ट्रॉन्स को वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी थोड़ी ज्यादा होगी। उसके बाद थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी उससे भी ज्यादा होगी, क्योंकि दूसरा इलेक्ट्रॉन निकल चुका और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ चुका है। तो ये था आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स। अब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ते हैं ग्रुप 15 एलिमेंट्स की। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक्चुअली होती क्या है? मान लीजिए कि 2 एटम्स हैं, एक हाइड्रोजन है और दूसरा क्लोरीन है। तो क्लोरीन जो है अगर हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, उस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। हम इस कॉन्सेप्ट को, इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। क्लोरीन जो है इलेक्ट्रॉन्स को, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है, या कोई भी एलिमेंट अगर इलेक्ट्रॉन्स को, शेयर हुए इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रुप 15 एलिमेंट्स की अगर जानने की कोशिश करें तो लेफ्ट से राइट जाते हुए, लेफ्ट से आप राइट गए तो राइट जाते हुए क्या होता है? एटॉमिक रेडियस क्या होता है? डिक्रीज होता है। एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगा तो न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स की तरफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। अगर ऐसा होगा तो क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस। अगर ग्रुप 14 और ग्रुप 15 का कंपेयर करें तो ग्रुप 15 एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होगी एज कंपेयर टू ग्रुप 14 एलिमेंट्स। ठीक है। दूसरा है न्यूक्लियर चार्ज। देखो, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो डेफिनेटली ग्रुप 15 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो हाई होगी। अब तीसरा है शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट का असर आप टॉप टू बॉटम अगर जाओ, देखो नाइट्रोजन से बिस्मुथ तक जाते हुए, ऊपर से नीचे जाते हुए, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा 3.0, फास्फोरस की उससे कम है 2.1, आर्सेनिक की ही थोड़ा सा डिफरेंस है 2.1 और 2.0 में। उसके बाद एंटीमनी और आर्सेनिक में भी डिफरेंस थोड़ा है, और ये तो बिल्कुल सेम है। अब ऐसा क्यों? देखिए, इसका रीजन है शील्डिंग इफेक्ट, पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स। जो डी इलेक्ट्रॉन्स हैं, मैंने पहले भी आयोनाइजेशन थेरेपी वाले कंसेप्ट में बताया कि जो डी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पूरी तरह से न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्टेड नहीं हो पाते, जिसकी वजह से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाती है। और एंटीमनी और बिस्मुथ के केस में क्या है? डी के साथ साथ एफ इलेक्ट्रॉन्स भी जो है वो भी है। ठीक है, डी के साथ साथ एफ इलेक्ट्रॉन्स भी हैं जो पुअर शील्डिंग इफेक्ट शो कर रहे हैं। डी से भी कम शील्डिंग इफेक्ट होता है एफ इलेक्ट्रॉन्स का, जिसकी वजह से इन दोनों में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो कम है। तो अगला जो कंसेप्ट हम पढ़ेंगे वो है मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स। देखिए, लेफ्ट से राइट जाते हुए सबको पता है, लेफ्ट से राइट जाते हुए मेटेलिक कैरेक्टर कम होता है। देखिए, सारे के सारे मेटल्स आपको लेफ्ट साइड में मिलेंगे और सारे नॉन मेटल्स आपको राइट साइड पे मिलेंगे। इसका मतलब है कि मेटेलिक कैरेक्टर लेफ्ट से राइट जाते हुए डिक्रीज होता है। ठीक है, मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है।
मतलब ग्रुप 15 एलिमेंट्स के मुकाबले ग्रुप 15 एलिमेंट्स का मेटेलिक कैरेक्टर कम होगा। और ये दो चीजों की वजह से होता है। एक तो देखो मेटल्स वो होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की टेंडेंसी होती है, और नॉन मेटल्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स गेन करने की टेंडेंसी रखते हैं। और दूसरा है कि आयोनाइजेशन थैलेपी जिनकी कम होती है वो मेटल्स हैं, और जिनकी आयोनाइजेशन थैलेपी ज्यादा है वो नॉन मेटल्स हैं। अब ऊपर से नीचे जाते हुए टॉप टू बॉटम वो भी पढ़ लेते हैं। नाइट्रोजन क्या है? नॉन मेटल है, सबको पता है, गैस है, गैस कभी मेटल नहीं हो सकती। फास्फोरस जो है वो भी क्या है? नॉन मेटल। आर्सेनिक क्या है? आर्सेनिक मेटलॉइड है। मेटलॉइड वो होते हैं जिनकी मेटल और नॉन मेटल के बीच की प्रॉपर्टीज होती हैं, यानी कि मेटल प्रॉपर्टीज भी शो करते हैं और नॉन मेटल भी। तो एंटीमनी जो है वो क्या है? वो भी मेटलॉइड है। और लास्ट में बिस्मुथ जो है वो क्या है? मेटल है। देखो ऊपर से नीचे जाते हुए मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। ये हमने कई बार चैप्टर में पढ़ा है, 11th क्लास में भी 3rd चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि ऊपर से नीचे जाते हुए मेटालिक कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज होता है। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात कर लेते हैं ग्रुप 15 एलिमेंट्स की। देखिए मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो क्या है? मेल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है कि चलिए स्टूडेंट्स, अब हम मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं। देखो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? जब कोई सॉलिड चीज को हीट करके आप लिक्विड फॉर्म में लेकर आते हो उसको क्या बोलते हैं? मेल्टिंग पॉइंट। और अगर किसी लिक्विड को हीट करके आप गैसियस फॉर्म में लेकर आते हो उसको बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। उस टेम्परेचर को बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। देखिए मेल्टिंग पॉइंट जो है ग्रुप 15 एलिमेंट्स का किस चीज पे डिपेंडेंट होता है? नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स पे। नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। देखिए नाइट्रोजन का तो डेफिनेटली कम होगा क्योंकि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। फास्फोरस का उससे ज्यादा है क्योंकि फास्फोरस एक सॉलिड है। देखो उसका बॉन्ड जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 317.1 केल्विन है, तो डेफिनेटली इंक्रीज होगा। ऊपर से नीचे जाते हुए मेल्टिंग पॉइंट क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। आर्सेनिक का उससे भी ज्यादा है 1089 केल्विन, देखो और ज्यादा इंक्रीज हुआ। बट जैसे ही आप आर्सेनिक से एंटीमनी गए तो ये झट से कम हो गया। बिस्मुथ का उससे ज्यादा कम हो गया, बिस्मुथ का तो काफी कम हो गया। ऐसा क्यों हुआ? देखिए एक कंसेप्ट आता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट, तो मैंने अभी आपको बताया कि जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो किस पे डिपेंडेंट होता है? नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स पे। देखो नाइट्रोजन ने तो 2 ही बॉन्ड बनाए, फास्फोरस, एंटीमनी, ये 5 बॉन्ड्स बनाते हैं। नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स इनके 5 होते हैं। जैसे ही आप एंटीमनी पे आए, इनर्ट पेयर इफेक्ट लगा, यानी कि जो s इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है इनकी? ns2 np3। और आपको ये पता है कि s इलेक्ट्रॉन जो हैं वो न्यूक्लियस के ज्यादा पास होते हैं एज कंपेयर टू p ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या होगा कि s इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो जैसे जैसे आप नीचे जाओगे एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा, एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा तो s इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी जो है उनकी कम हो जाती है क्योंकि वो न्यूक्लियस के काफी करीब होते हैं। तो इस कंसेप्ट को हम क्या बोलते हैं? इनर्ट पेयर इफेक्ट। द रिलक्टेंस ऑफ s electrons to take part in chemical combination is called inert pair effect। ठीक है जी, यही रीजन है कि आर्सेनिक से एंटीमनी और एंटीमनी से बिस्मुथ आते हुए अनएक्सपेक्टेडली मेल्टिंग पॉइंट कम हुआ इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स है 5, यहाँ पे 5 कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं। तो यहाँ पे अगर s इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करेंगे? 3। तो यहाँ पे क्या होगा? 3 कोवेलेंट्स बॉन्ड बनेंगे। 3 कोवेलेंट बॉन्ड है तो डेफिनेटली नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड कम होंगे तो क्या होगा? मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। यहाँ पे भी 3 कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बॉन्ड बनाएंगे, 3 कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे। ठीक है, ये था मेल्टिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट की बात कर लेते हैं। बॉइलिंग पॉइंट क्या है?
जो है वो ऊपर से नीचे जाते हुए इंक्रीज करता है, इंक्रीजेस एज वी मूव डाउन द ग्रुप। तो ये था मेल्टिंग पॉइंट। अगर आपने नोट करना है तो इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम अगली प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम डेंसिटी पढ़ लेते हैं, डेंसिटी ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स। तो डेंसिटी पे कौन कौन से फैक्टर्स काम करते हैं? एटॉमिक मास और एटॉमिक साइज। यानी कि डेंसिटी किसकी इक्वल होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या है? एटॉमिक साइज। मास क्या है? एटॉमिक मास। तो दोनों का जो कंपैरिजन है, देखो एटॉमिक मास ऊपर से नीचे जाते हुए वो तेजी से बढ़ता है एज कंपेयर टू एटॉमिक रेडियस। तो जिसकी वजह से डेंसिटी जो है वो ऊपर से नीचे जाते हुए इंक्रीज होगी। तो ये थी जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स। अगर आपको मेरी वीडियो कैसी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू वेरी मच।